Hello students, in my previous video I divided the Middle English period into three parts. The first part was the age before Chaucer, the second part was the age of Chaucer, and the final part was the age of revival. And then I briefly explained the age before Chaucer. But in this video I will focus on the age of Chaucer. In this video I will cover the historical background of the age of Chaucer. I will talk about the significant event of this period, and in the last of the video I will talk about the Geoffrey Chaucer himself. So let's begin. So looking into the historical background, the timeline for the period is 1343 AD to 1450 AD. इंग्लिश लिटरेचर के इस पीरियड को मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी एज कंसिडर किया जाता है। इस एज में बहुत सारी सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस चैलेंजेस देखने में आई। बहुत सारी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंजेस हुई। चर्च को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। क्लर्जीमैन, पॉप और चर्च अथॉरिटीज में बहुत ज्यादा करप्शन देखने में आई, जिसकी वजह से लोगों ने चर्च को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। मिडिल क्लास इमर्ज होना शुरू हो गई। इस एज को ट्रांजिशन एज भी कहते हैं, फ्रॉम मिडिवलिज्म टू मॉडर्निज्म। जोफ्री चौसर के बारे में कंसिडर किया जाता है कि ये मिडिवलिज्म का नाइट स्टार और मॉडर्न पीरियड का मॉर्निंग स्टार है। हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की जाए तो 100 Years वॉर सबसे टॉप पे आता है। 100 Years वॉर वर फॉट बिटवीन फ्रेंच आर्मी एंड इंग्लिश आर्मी। जब 1066 AD में फ्रेंच आर्मी ने इंग्लैंड को इन्वेड किया, तो उसके बाद इंग्लैंड कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा था कि वो फ्रांस से अपने इलाके जो है वो वापस ले ले, और उसी दौरान फ्रेंच और इंग्लिश आर्मी के बीच में टाइम बाय टाइम छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो कलेक्टिवली हम इन सारी लड़ाइयों को मिलकर हम कलेक्टिवली इनको 100 Years वॉर कहते हैं। तो 100 Years वॉर जो है इस पीरियड का एक प्रोमिनेंट इवेंट है। इसी 100 Years वॉर की वजह से इंग्लैंड में बहुत सारी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। जैसे कि मैंने पहले कहा, रिलीजियसली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरह से इंग्लैंड को इसका नुकसान हुआ। उसके बाद जी इंग्लैंड के ऊपर एक प्लेग आया जिसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ। हिस्ट्री में ये बात मौजूद है कि ब्लैक डेथ इंग्लैंड के ऊपर मुख्तलिफ टेन्योर में 3 टाइम आया। इस ब्लैक डेथ ने 1/3 ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन को किल किया था। मतलब आप यूं समझ लें कि दुनिया की 1/3 आबादी जो थी वो ब्लैक डेथ की वजह से खत्म हो गई थी। एक और प्रोमिनेंट इवेंट इस एज का वो है पीजेंट रिवोल्ट या पीजेंट रिबेलियन। जब इंग्लैंड और फ्रेंच आर्मी 100 Years वॉर लड़ रहे थे, तो इसी से इंग्लिश इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा डाउन हुई थी। तो जो एरिस्टोक्रेटिक्स थे और जो लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने पीजेंट को डबल काम करने को कहा। वो पीजेंट से ज्यादा काम लेते थे और बदले में उनको कम पैसे देते थे, जिसकी वजह से पीजेंट सोसाइटी में एक स्ट्रेस पैदा हुई, एक टेंशन पैदा हुई, और उस स्ट्रेस को और टेंशन की वजह से उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी। उसी तहरीक को और उसी मूवमेंट को हम कहते हैं पीजेंट रिवोल्ट या पीजेंट रिबेलियन। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और चेंजेस जो थी इस एज में इंग्लिश लैंग्वेज में देखने में आई। जो प्रीवियस इंग्लिश लैंग्वेज था वो फ्रेंच और लैटिन, उसमें बहुत ज्यादा मिक्स थी। अब इस पीरियड में जो इंग्लिश इमर्ज होना शुरू हो गई थी, इसमें से लैटिन और फ्रेंच ऑलमोस्ट एक्सक्लूड हो चुकी थी। तो इस एज में इंग्लिश लैंग्वेज ने जो डेवलपमेंट किया उसको द बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इस पीरियड में चर्च के ऊपर हुआ। क्लर्जीमैन और पॉप और बाकी चर्च अथॉरिटीज जो थी वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गई थी। लोगों ने उनको डिसलाइक करना शुरू कर दिया था। क्यूरियोसिटी की बात की जाए तो ग्रेट सोशल मूवमेंट्स हुई, पॉवर्टी सामने आई, सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन थी, अनबैलेंस्ड इकोनॉमी की और अनबैलेंस्ड पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो सामने आई। इन सब की रीजन जो थे बिहाइंड वो थी 100 Years वॉर, ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवोल्ट, और ये सारी चीजें ये जो थी क्यूरियोसिटी की वजह बनी। प्रोज की जो शुरुआत थी वो इसी पीरियड से हुई जब जॉन वेक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया, तो वो एक प्रोज वर्क कंसिडर किया जा रहा था। एलिगोरी इस एज में रिफॉर्म हुई।
जो प्रोमिनेंट प्रोज राइटर थे इस पीरियड में वो थे चासर, जॉन वेक्लेप और जॉन ऑफ टेरेसा वगैरह इस एज के प्रोमिनेंट प्रोज राइटर थे। द बर्थ ऑफ पोइट्री वाज अकर इन दिस पीरियड। ना सिर्फ बर्थ हुई पोइट्री की बल्कि पोइट्री को फ्लोरिश किया गया और पोइट्री के ऊपर इतना काम हुआ जितना कि पहले पीरियड में नहीं हुआ था। जो प्रोमिनेंट पोइट्स थे वो थे चासर, जॉन गोवर एंड विलियम लिंगले। इसके अलावा स्पेंसर को द फादर ऑफ पोएटिक डिक्शन कहा जाने लगा क्योंकि इससे पहले पोएटिक डिक्शन मौजूद नहीं था। यहाँ पर एडमंड स्पेंसर ने पोएटिक डिक्शन को क्रिएट किया। जो पोइट्री इस टाइम पीरियड में हुई थी वो रिलीजियस पोइट्री भी थी, वो उसमें ह्यूमनिज्म भी था, उसमें सेकुलरिज्म भी था। नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पोइट्री जो थी वो भी इसी पीरियड में एनहांस हुई। चासर ने एक स्टेंजा क्रिएट किया जिसको कहते हैं चासीरियन स्टेंजा, जिसका रिमिंग मीटर था ABABBCC। तो ये सब कुछ था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं जोफ्री चासर के बारे में। The date of birth of Geoffrey Chaucer is somewhere in between 1343 AD, but the exact date is still nobody knows about that. जोफ्री चासर के फादर जो थे वो बेसिकली एक मर्चेंट थे और इसके फादर का रिलेशन जो था वो रॉयल कोर्ट के साथ था और जोफ्री चासर को इसी रिलेशन की वजह से 18 साल की उम्र में रॉयल कोर्ट में एंट्री मिल गई। 20 साल की उम्र में जोफ्री चासर किंग एडवर्ड III के आर्मी में शामिल हुआ और फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट लड़ना शुरू हो गया। 1360 में इसको फ्रेंच आर्मी ने पकड़ा जिसको बाद में रॉयल कोर्ट ने कुछ पैसे देकर वापस रिलीज करवाया। 1366 में इसकी शादी होती है और साथ साथ रॉयल कोर्ट के साथ इसका काम चलता रहता है। रॉयल कोर्ट जो था उस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज के अंडर इन्फ्लुएंस था। जो रॉयल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा फोकस करते थे उस दिनों में। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो नई नई प्रोड्यूस हुई थी लेकिन उनका फोकस जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर था। तो जब ये कोर्ट में थे तो इसके ऊपर भी फ्रेंच लैंग्वेज की इन्फ्लुएंस हुई। एक फ्रेंच वर्क था रोमन डे ला रोज, इसने उस रोमन डे ला रोज को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, अगरचे वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया लेकिन उसने उस ट्रांसलेशन से बहुत कुछ सीखा। ठीक इसी एक्सपीरियंस को लेकर 1369 में द बुक ऑफ डचेस लिखा। 1370 में अगेन इसने इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन किया और फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट लड़ने लग गया। 1372 में ये एक बिजनेस ट्रिप पर इटली गया और वहां पर लिटरेरी फिगर्स और लिटरेरी कैबिनेट को ज्वाइन किया। उस लिटरेरी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, इसने बहुत ज़्यादा तजुर्बा गेन किया और इस दौरान उसने कुछ फेमस वर्क लिखा जिसमें से पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रॉलिस एंड क्रेसेडा, and the last and the most famous is Canterbury Tales. So everybody is talking about the Canterbury Tales. So what is this? So Canterbury Tales is actually the collection of stories told by pilgrims. Now who were the pilgrims and where they were going? So there were a group of 30 people and they were going to the Thomas Becket Shrine. They were on the way to Thomas Becket Shrine and they decided that each pilgrim will tell two stories from the way to Thomas Becket Shrine and on the way back. So in this way each pilgrim will tell 4 stories. So if we multiply 30 by 4 so it becomes 120. So we must have 120 stories in the Canterbury Tales but we have 24 stories only. So why this is not 120 and why this is only 24? So the answer is जब जोफ्री चासर ये स्टोरीज लिख रहा था तो वहां पर उस टाइम पे उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने इसको लिखना छोड़ दिया था। वो सिर्फ 24 स्टोरीज लिख चुका था और बाद में उसकी डेथ हुई और वो इस तरह इनकम्प्लीट रह गया। सो कंटेम्परेरी टेल्स इज एक्चुअली द इनकम्प्लीट सीरीज ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स। कंटेम्परेरी टेल्स के बारे में एक डिटेल वीडियो जो है वो बाद में मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जोफ्री चासर के कंटेम्परेरी पोएट्स थे जॉन गोवर,
और विलियम लिंगलैंड ने पियर्स ब्लॉमेन का एक बहुत फेमस वर्क लिखा था। प्रोज कंटेम्प्रेरी राइटर्स में जॉन wycliffe सबसे टॉप पर है। जॉन wycliffe वही है जिसने बाइबल ट्रांसलेशन की थी। जॉन wycliffe के जितने भी प्रोज वर्क है उसमें मैक्सिमम में उन्होंने चर्च को हिट किया है। उन्होंने जो पोइट्री लिखी थी वो चर्च और चर्च के करप्शन के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग जो थी उस टाइम के जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनमें सख्त किस्म की नापसंद की जाती थी। 1387 में चौसर की वाइफ की डेथ हो जाती है। 1388 में चौसर कैंटरबरी टेल्स के ऊपर काम शुरू करते हैं और इसको इनकम्प्लीट रह जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये फिर उसको लिखना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1400 में जोफ्रे चौसर की डेथ हो जाती है और यहाँ पर चौसर का कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब चौसर की तो यहाँ पर डेथ हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि द एज ऑफ चौसर का जो टाइम लाइन है वो है 1450 AD तक। तो जो बाकी 50 साल का टाइम है उसमें जितना लिटरेरी काम हुआ है उन सारे काम के ऊपर चौसर का इन्फ्लुएंस है। जितने भी काम देखने को मिलता है 1400 से लेकर 1450 तक, उसमें चौसर का जो टेस्ट है वो नजर आता है। जॉन गोवर, विलियम लिंगलैंड, जॉन wycliffe और इन लोगों ने जितनी भी चीजें लिखी हुई है, चाहे वो पोइट्री है चाहे वो प्रोज है, उनके काम में चौसर का टेस्ट है। तो इस वजह से हम कैसे कहते हैं कि जो एज ऑफ चौसर है उसका टाइम लाइन है 1343 AD टू 1450 AD और यहाँ पर द एज ऑफ चौसर फिनिश हो जाता है। सो ये था हमारा आज के वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।